मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाएं जिनका संबंध केवल सोशियोलॉजी से नहीं है। सच पूछे तो जिनका संबंध केवल एथिक्स से भी नहीं है, जिनका संबंध हमारे सोशियो इकोनॉमी और यहाँ तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी है। यदि आप यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, जी हाँ, मेंस के लिए यूपीएससी ने बहुत डिटेल में कुछ निर्देश दिए हुए हैं और यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी बहुत लंबे निर्देश हैं यूपीएससी के। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि यूपीएससी साफ तौर पर कहती है कि हम चाहते हैं कि कैंडिडेट में जो समसामयिक घटना होती हैं उनका सामाजिक आर्थिक विश्लेषण करने की क्षमता हो। हमारे साथ दिक्कत ये है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम घटनाओं को लेते हैं, राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, क्योंकि ये घटनाएं तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आती हैं, अखबारों में इन्हें जगह भी बहुत मिलती है। लेकिन इनफैक्ट जो हमारे अंदर सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमी यानी कि एक मिला जुला परिदृश्य पैदा करते हैं, मिली जुली समझ डेवलप करते हैं, उन्हें हम मिस कर जाते हैं। हालांकि वे वहाँ होते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि नहीं, इनका भी अपना बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि वो घटना छोटी सी होती है, उन पर बात भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप इसके बारे में थोड़ी सी भी सतर्कता बरत सके तो आपका जो दिमाग है इतना फर्टाइल होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो फर्टाइल माइंड है आपका, प्री में भी आपका साथ देगा और मेंस में तो कमाल ही कर जाएगा। देखिए, मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं जो प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका कारण केवल ये रहता है कि उनका जो दिमाग है अभी एनालिटिकल फॉर्म में नहीं आया है। वो तथ्यों को याद तो कर लेते हैं, तो प्री में तो काफ़ी कुछ सफलता थोड़ी चलिए मिल भी जाती है, लेकिन मेंस में उससे सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, इसलिए मेरी सलाह है कि प्लीज़ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों सिविल सर्विस की और सच में आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हों, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो कंप्लीट फॉर्मेट में होनी चाहिए, आधे अधूरे रूप में नहीं। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आज कुछ घटनाओं के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अभी जिस घटना की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक सच पूछे तो दुखद ही घटना नहीं है, बल्कि शर्मनाक घटना भी है। और खासकर सिविल सर्वेंट्स की जो बिरादरी है उनके लिए तो शर्मनाक घटना है ही, भले ही यह एक व्यक्ति के जरिए क्यों न घटित हुई हो, और वो भी 2021 बैच के आईएएस के जरिए। 2021 बैच यानी कि कितने साल की सर्विस है? केवल 4 साल। आपने शायद अखबारों में पढ़ा हो या हो सकता है कि नहीं भी पढ़ा हो। एक आईएएस ऑफिसर हैं धीमन चकमा। अब आप देखिए कि वो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, दूर दराज के गांव के रहने वाले हैं, दुर्गम गांव के हैं, और उस गांव से बनने वाले वो पहले आईएएस ऑफिसर हैं। पहले उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था और बाद में फिर वो आईएएस प्रॉपर में आ गए। उन्हें उड़ीसा कैडर मिला और उड़ीसा कैडर में काम करते हुए वे गिरफ्तार किए गए जब वे ब्राइब ले रहे थे, 10 लाख रुपए की ब्राइब, और केवल 4 साल हुए हैं सर्विस के। और जब उनके घर पर छापा मारा गया तो उनके सरकारी निवास से 47 लाख रुपए नगद बरामद हुए। दोस्तों, ये वो नौजवान थे, जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो इन्हें त्रिपुरा का एक प्रकार से आइकॉन माना गया था। लोगों को इन्होंने प्रेरित किया था और उस समय अपने इंटरव्यू में इन्होंने बाकायदे कहा भी था कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे और खासकर युवाओं को तो आईएएस का प्रशिक्षण देंगे। ये आदर्शवादी बातें हैं,
लेकिन सवाल ये उठता है कि बातें यदि आदर्शवादी हैं तो क्या वो हमारे चरित्र में बिल्कुल भी उतरनी नहीं चाहिए? हालांकि उतरनी तो पूरी पूरी चाहिए। अब आप सोच करके देखिए कि एक जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको किस बात की कमी होती है। सरकार सारी सुविधाएं देती है, समाज उनको इतना सम्मान देता है, वे अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। और यदि इसके बावजूद वे इस तरह की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे व्यक्तिगत नैतिकता ही कही जाएगी, वैयक्तिक मान्यता ही कही जाएगी, या जीवन के प्रति आपकी जो फिलॉसफी है वही कही जाएगी? तो क्या आईएएस बनने की यही फिलॉसफी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटाना है? ये सोचने की बात है, और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। मेंस में फोर्थ पेपर एथिक्स का है। हम लोगों के समय में ये पेपर नहीं होता था, अब ये पेपर शामिल किया गया है। आप उसकी तैयारी करते हैं, उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहाँ तक कि उसके जो 50% मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट केस स्टडी से जुड़े हुए होते हैं। उन्हें भी आपको सॉल्व करना पड़ता है, उनमें भी आप अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, तभी आप आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हाई रैंकिंग चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब बात करने के बावजूद हम कैसे उसे अपने चरित्र में नहीं उतार पाते, आचरण में नहीं उतार पाते। जब भी आप ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे तो लोग यही कहते हैं सामान्य तौर पर कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। जब पूरा का पूरा सामाजिक वातावरण ही इस तरह का बना हुआ है तो कोई इससे कैसे बच सकता है? दोस्तों, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता। सामान्य रूप से यह अपने तरफ से दिया गया एक बहुत अच्छा तर्क है, आप इसका ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग चुप भी हो जाएंगे क्योंकि आप बड़े अफसर हैं, लेकिन याद रखिए कि आंतरिक रूप से लोग चुप नहीं होंगे, वे आपके बारे में बातें करेंगे ही करेंगे। और एक आईएएस अफसर की मुझे लगता है कि जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो रिजल्ट के साथ ही उसके साथ जुड़ जाती है, वह होती है उसकी छवि, उसकी इमेज। और दुर्भाग्य से उस इमेज को इन छोटे छोटे कारनामों के माध्यम से नष्ट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। कभी सोचता हूं मैं कि ये किस तरह की चेतना है, ये किस तरह का जीवन दर्शन है, ये किस तरह के जीवन जीने की प्रणाली है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम वाकई में जो जीवन जीते हैं वे अपने इमेज का जीवन जीते हैं। अगर वही इमेज धूमिल हो गई है, वही इमेज कलंकित हो गई है, तो फिर उस जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता है? कम से कम उसका रस तो गायब ही हो जाता है, उसका स्वाद गायब हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह फिल्म अभिनेता कमल हसन के एक स्टेटमेंट को लेकर है। घटना ये घटित हुई है कि एक कन्नड़ अभिनेता हैं शिवराज कुमार जी, उनके साथ मंच पर कमल हसन उपस्थित थे। कमल हसन ने जब बोलना शुरू किया तो देखिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा से है। ठीक है, आपकी भाषा, चूंकि वो कन्नड़ भाषियों के सामने बात कर रहे थे तो कह रहे हैं आपकी भाषा। मैंने शुरू में कहा ना कि कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार जी के साथ वो मंच साझा कर रहे थे। जिस पर विवाद हुआ है उसे अब आप सुनिए। आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है, इसलिए आप भी इसमें शामिल हैं। यानी कि उन्होंने ये बात कह दी कि आपकी जो भाषा कन्नड़ है वह तमिल से पैदा हुई है। इसे आप दूसरे रूप में ले लें कि आप जो भाषा बोलते हैं वह मेरी अपनी भाषा से उत्पन्न हुई है। इसका आप और जाकर के दूर दराज अर्थ लगाएंगे तो यही अर्थ निकलेगा कि आपकी जो भाषा है वो सेकेंड हैंड भाषा है, और जो मेरी भाषा है वो सुपीरियर भाषा है आपकी तुलना में। दोस्तों, जब उन्होंने ये बात कही तो इसको लेकर के जबरदस्त रूप से विरोध होने लगा। और सीधी सी बात है कि वो कहाँ विरोध होगा, कन्नड़ भाषी राज्य में जबरदस्त रूप से कर्नाटक में इसका विरोध होने लगा। कहा गया कि वो कोई इतिहासकार नहीं है, वो कैसे ये बात कह सकते हैं। चलिए ठीक है, इस पर बहस की जानी चाहिए कि वास्तव में कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है या नहीं है। और इस पर बहस करके आप निष्कर्ष निकालना आज के समय में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत अध्ययन हो चुके हैं।
ये बात ठीक है कि कन्नड़ और तमिल दोनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन वास्तव में कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है या नहीं हुई है, दोनों में से कौन सी भाषा एक दूसरे से कितनी ज़्यादा प्रभावित है, ये तो एक एकेडमिक बहस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा विरोध किया जाना कमल हसन का कि उनकी अभी एक फिल्म आई है ठग लाइफ, उसे कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। और इससे भी जो दुर्भाग्यजनक बात है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राज्य सरकार भी निरीह बनी हुई है और वह भी लगभग लगभग यही बात कह रही है कि नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, फिल्म रिलीज न की जाए। दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने इस मामले को गंभीरता के साथ लिया कि एक अभिनेता ने एक बात कह दी, भाषा को लेकर के बात कह दी, और उसका इतना जबरदस्त विरोध होने लगे कि उनकी फिल्म को रिलीज ही न होने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विरोध के बजाय इसे बौद्धिक बहस के तौर पर लिया जाना चाहिए। बौद्धिक बहस की बात है। और जहां तक फिल्म का संबंध है, तो फिल्म तो सेंसर बोर्ड से प्रमाणित होने के बाद ही प्रदर्शित की जा रही है। सेंसर बोर्ड ने अगर कोई बात कही होती तो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं होती, यानी कि सरकार ने तो उसे मान्यता दे दी है, रिलीज करने के लिए उसे स्वीकार कर लिया है। तो अब जो ये विरोध हो रहा है, ये व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है, और यदि उसने कोई असुविधाजनक बात कही है तो उसे फिर अंतिम सत्य कैसे माना जा सकता है? वह अंतिम सत्य नहीं है। और लोगों को किसी भी बात पर, और खासकर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, किसी भी इशू पर अलग अलग विचार रखने का अधिकार है। तो उस पर बहस कीजिए, बहस करने के बाद सत्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, मगर इस वजह से फिल्म का प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हो गई है 5 जून को, पूरे देश भर में प्रदर्शित हो गई है, लेकिन कर्नाटक में इसे रोक दिया गया है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे राज्य सरकार से इसका कारण पूछा है कि क्या वजह है कि यह फिल्म रोक दी गई है। अब देखते हैं कि कर्नाटक सरकार इसका क्या उत्तर देती है। तो दोस्तों, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें थी। मुझे लगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के सामने मुझे इन दोनों खबरों की जो एक आलोचनात्मक समीक्षा हो सकती है, उस रूप में इन्हें पेश करना चाहिए। तो इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।